ध्यान दीजिए बच्चों, आज आप लोगों का जो सेकंड लेसन है जैव प्रक्रम सेकंड, जिसमें आपको श्वसन पढ़ाया जाएगा। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस सेकंड, रिस्पायरेशन। तो हम सभी को ये मालूम है कि वह क्रिया जिसमें कोशिका में जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, उसे ही हम श्वसन कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों कि कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, साथ ही में एटीपी अणु जो होते हैं वह ऊर्जा के रूप में संचित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम निम्न समीकरण से भी समझ सकते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। वह क्रिया, रिस्पायरेशन की परिभाषा, ठीक है ना। वह क्रिया जिससे कोशिका में, इसको आप लोग भी नोट करते जाएंगे, जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों, प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन कहलाती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा को एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। तो इसकी एक और परिभाषा हम बताई जा सकती है। हाँ, जैसे मान लीजिए श्वसन, जीवित कोशिकाओं में आपको मालूम है कि सभी जीवधारी श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं के अंदर सभी एंजाइमी अपक्रिया भाग लेती है, इसलिए इसे एंजाइमी अपक्रिया भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस संपूर्ण क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, और इस महत्वपूर्ण परिभाषा को हम लिख सकते हैं। श्वसन जीवित
कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसे निम्न समीकरण से भी समझा जा सकता है पहला देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, ठीक, भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण किए, ठीक, इसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, फिर कोशिका में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं, इसके बाद इसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 45 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलती है, प्राप्त होती है, जो कि एटीपी के रूप में संचित कर लिए जाते हैं। तो अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें एंजाइम्स की भूमिका एंजाइम्स भाग लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, जल अलग हो जाता है और ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो श्वसन के प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए श्वसन, एक आंशिक श्वसन होता है, दूसरा होता है अनांशिक श्वसन। तो हम कहते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला है वायवीय या ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, AEROBIC रिस्पायरेशन। दूसरा होता है अवायवीय
अवायवीय या अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, इसे कहते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जिससे वायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे ग्लूकोज होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, अर्थात इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है ना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये ऊर्जा के रूप में मुक्त हो से बाहर निकलते हैं, और जल जो होता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अवायवीय श्वसन में, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सब कल मैं आपको बताऊंगा वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही बच्चों।